कर्मचारियों को और मिलेगी खुशखबरी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों की मांगे मानकर सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी कि वे उनके लिए हर संभव करने की कोशिश करती रहेगी। अब राइडर और इनिशियल स्टार्ट के फेर में फंसे मुलाजिम भी मुखर हो गए हैं, पर कर्मचारियों को अभी भी डर है कि क्या राइडर हटेगा भी या नहीं। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को और क्या मिलेगा? कुछ तो मिल गया, बिल्कुल है ना जी। जो सबको इन्वेक्ट करती हैं चीजें राजेश, वो मिल चुकी हैं जी। और कईयों को इंतजार भी है, पर फिलहाल जो खुशखबरी है, एक तरह से कहेंगे राहत की खबर जो है, बिल्कुल वो सबसे पहले हम उस वर्ग की बात कर रहे थे, आउटसोर्स कर्मचारी भारद्वाज साहब जो हैं, उनके बयान के। भारद्वाज कौन? सुरेश भारद्वाज, जो कि सब कमेटी के मेंबर हैं जी, जो आउटसोर्स के लिए बनी है। राजेश, उनका क्या बयान है और क्या कहा है भारद्वाज साहब? बिल्कुल, कर्मचारियों की आपने बात की, सरकार लगातार राहत दे रही है। सरकार लगातार जितने भी उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस जिस तरह से कर्मचारी संगठनों ने किया है या कर्मचारियों ने सीधे तौर पे किया है, सरकार ने माने हैं, मानती रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का एक लगातार दबाव है दो चीजों को लेकर अग्निहोत्री जी। पहला, पॉलिसी को लेकर, जो सरकार को कह रहे हैं कि हमारे लिए पॉलिसी बनाइए। दूसरा जो दबाव वो बना रहे हैं पे फिक्सेशन को लेकर। हमारे लिए आप सेट नॉर्म्स के तहत आप हमारी सैलरी फिक्स करिए, ये आउटसोर्स कर्मचारी कह रहे हैं। अब इसमें सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सब कमेटी तो है ही है, जिसने सब कमेटी में जिसके अध्यक्ष महेंद्र सिंह है, जो कर्मचारियों इन आउटसोर्स कर्मियों के सारे तमाम मसलों पर स्टडी कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि अभी सुरेश भारद्वाज का बयान पिछले कल का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत कुछ होने जा रहा है, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। महेंद्र सिंह को कोट कर लें, अध्यक्ष है सब कमेटी के, वो भी कह चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि हम आउटसोर्स कर्मियों के लिए करने जा रहे हैं। तो आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं प्रदेश भर के भीतर, उनके लिए बहुत एक राहत की खबर आने वाली है। हम पहले से लगातार कह रहे हैं कि उससे पहले नहीं आएगी 4 मार्च को, जिस दिन बजट पेश होगा हिमाचल प्रदेश सरकार का, उस दिन आएगा जी। अब बोर्ड जो निगम है, बोर्ड है, निगम है या विभाग है, आउटसोर्स कर्मचारी कितने हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो हुई थी कंपनियों के साथ, उसका डाटा सब कमेटी ने तलब कर लिया है। अभी पिछले कल हम देखते थे, सुरेश भारद्वाज जी ने कहा था कि पूरा डाटा अभी आया नहीं है, लेकिन जितने आंकड़े आए हैं वो आंकड़े 36,000 के आसपास कर्मचारियों का आंकड़ा सरकार के पास आ चुका है। तो राजेश, ठीक है, सबसे पहले आपने मुख्यमंत्री साहब का जिक्र किया, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं दिल्ली में, एम्स में। आज उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे भी आया कि वो ठीक हो रहे हैं, डॉक्टरों की निगरानी में है, और उन्होंने कहा बहुत जल्द मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तो ये अच्छी बात है। कर्मचारियों के बहुत से मसले तभी होंगे जब मुख्यमंत्री स्वयं शिमला पहुंच के स्वस्थ होकर बिल्कुल सही अपने काम पे लौट आएंगे। राजेश, आपने कर्मचारियों का जिक्र किया आउटसोर्स का, और हमने ये भी कहा कि सुरेश भारद्वाज ने क्या कहा इसमें। बिल्कुल, अब आपने ये भी बता दिया पे फिक्सेशन और ये वो जी। क्या लगता है आपको? एनएचएम का उदाहरण लीजिए, सरकार ने कहा हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, जॉब गारंटी जैसी बात कही है, लेकिन किसी को विभाग में नहीं लिया जाएगा। तो आउटसोर्स कर्मचारियों की क्या समझे हम की नीति इसी तरह से बन रही है, उनको विभागों में एंट्री मिल पाएगी या बोर्ड और निगमों में जहां जी? नहीं, देखिए, दो परिस्थितियां हैं जो जिनको अगर हम समझ लें तो पहले एनएचएम कर्मियों की परिस्थिति को समझ लेते हैं। एनएचएम जो कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं, वो कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए राज्य केंद्र की ग्रांट इन एड बहुत अहम योगदान या भूमिका अदा करती है, पहली चीज। जबकि आउटसोर्स में यह मसला नहीं है, वो सीधे तौर पे राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार की ग्रांट इन एड या राज्य सरकार कंपनियों को पेमेंट करती है, कंपनी फिर कर्मचारियों को पेमेंट करती है। एक चीज ये। एनएचएम के बारे में 3 चीजें बड़ी क्लियर हो गई अग्निहोत्री जी। पहली चीज तो ये कि एनएचएम कर्मियों की सैलरी बढ़ेगी, और अच्छी खासी या मोटी सैलरी सरकार इनकी बढ़ा रही है, करीब 33% तक की बात कही जा रही है जो सैलरी बढ़ाई जा रही है, जिसमें हर वर्ग शामिल है इन कर्मचारियों का। दूसरा जो इसमें है वो एचआर पॉलिसी इनके लिए सरकार फ्रेम कर रही है। अभी उसकी ड्राफ्टिंग पे काम चल रहा है, अभी उसमें उसका फाइनल नहीं हुई है, जिस दिन फाइनल होगी वो सार्वजनिक कर दी जाएगी। ड्राफ्टिंग हो रही है, तो ये 2 चीजें हैं। तीसरी चीज, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं ये रेगुलर नहीं होंगे, ये रेगुलर नहीं हो रहे हैं जी। आउटसोर्स पे आ जाते हैं, आउटसोर्स पे आ जाते हैं कि क्योंकि इन कर्मचारियों का सीधा सरकार से ही लेना देना है, हिमाचल सरकार से ही लेना देना। सरकार ने ही कंपनियों के माध्यम से इनको विभागों में, बोर्ड में या निगमों में जोड़ा हुआ है। अब सीधे तौर पे अगर हम देख लेते हैं, जो सब कमेटी जो बनाई गई है वो पॉलिसी फ्रेम करेगी। इन कर्मचारियों का जो करियर अब निर्भर करता है वो सब कमेटी के ऊपर निर्भर करता है, और सब कमेटी के चाहे अध्यक्ष की आप बात कर लीजिए, चाहे सब कमेटी के सदस्यों की बात कर लीजिए, इसमें शहरी विकास मंत्री भी हैं, जिसमें ऊर्जा मंत्री भी हैं। दोनों मंत्रियों के बयान हम पूर्व के पहले के जो दिए गए बयान थे उनको अगर देख लेते हैं, ऊपर से मुख्यमंत्री जयराम
राम ठाकुर को देख लेते जी, हैं जी। तो इनके लिए तो सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि ये विभागों में आने वाले हैं, यानी कि विभागों में आउटसोर्स कर्मी मर्ज होने वाले हैं। जी, अब होते कैसे हैं वो अलग बात होगी राजेश। बात फिर वही 4 तारीख 4 बिल्कुल मार्च है ना, उससे पहले अब शायद ही कुछ पता चलेगा। जी राजेश, इनिशियल स्टार्ट और राइडर, जी, ये मुद्दा क्या लगता है आपको सुलझ पाएगा कि नहीं? कर्मचारी तो बड़े इसके पीछे वो है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन मसलों पे तो कर्मचारी संघों तक में अनबन हो गई है। बिल्कुल, आज कुछ बयान भी आए हैं जी। देखिए, इनिशियल स्टार्ट का जहां तक बात है, राइडर की जहां तक बात है, आप देखिए पंजाब का पे कमीशन की जिस तरह से तीसरी ऑप्शन जब से सरकार ने लागू कर दी है प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, उसके बाद से आप सीधे तौर पे अगर कहें तो राइडर और इनिशियल स्टार्ट के मसले थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं अग्निहोत्री जी। इसमें 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के जो कर्मचारी हैं वहां तक राइडर जो जिन पे लगा हुआ है वो कर्मचारी इसके दायरे में आ रहे हैं। 2000 अब पहले आप उसके बाद जब 3 जनवरी के बाद आप देखिए प्रदेश में नया जिस तरह के सर्विस नियम या लागू हो गए हैं वो उनकी अधिसूचना भी हो गई है, तो उसके बाद से राइडर की व्यवस्था अब आगे आने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस पे कर्मचारी संगठनों में जिन कर्मचारियों ने जैसे जेसीसी कंडक्ट करवाई थी एनजीओ ने या हिमाचल प्रदेश राज्य पत्रित कर्मचारी संघ ने, लगातार वित्त विभाग के आप अतिरिक्त मुख्य सचिव की बात कर लीजिए, सचिव या मुख्य सचिव की बात कर लीजिए, लगातार संपर्क में है कर्मचारियों को और कह रहे हैं कि हम इस मसले को होगा क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पे अभी कुछ होने वाला नहीं अग्निहोत्री जी। इस पे अभी सरकार का अगर हम स्टैंड मान लेते हैं तो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो आपने भी कहा मुख्यमंत्री दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आप देखिए 23 से हमारा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, 15 मार्च तक बजट सेशन चलेगा, तो अभी कर्मचारी कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखें कि राइडर पे सरकार फैसला लेने जा रही है। और वैसे भी एक के बाद एक बहुत सारी चीजें राजेश दी भी जा चुकी हैं। बिल्कुल, उसका कुछ धीरे धीरे करके भी मिले तो गतिरोध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि समाज के सब वर्गों को यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी सरकार के और सरकार सरकारी कर्मचारी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा वो भी देखना पड़ेगा शायद कर्मचारियों का भी, होगा जरूर, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि ऐसा हो। राजेश, अच्छा ये पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो 15% की ऑप्शन दी थी ना जी, 2.25, 2.59 और 15%, अब तो याद ही हो गए हैं फिगर हमें भी। सही है। तो इसके बाद भी कई कर्मचारी राजेश खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर फायदा किसे हो रहा है राजेश? क्योंकि वो बहुत थोड़ा ही वर्ग हो रहा होगा जैसे कि कर्मचारी कह रहे हैं। तो फिर क्या सरकार के सामने जब कोई मांग जोर शोर से उठाई जाती है तो क्या कुछ कर्मचारी इतने पावरफुल हैं कि वो संगठन के जरिए अपनी बात सरकार तक बिल्कुल ऊपर रखवा लेते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 15% की ऑप्शन मिलने के बाद भी अब कर्मचारी खुश नहीं है, फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप देखिए पंजाब पे कमीशन की जब लागू हुआ प्रदेश में, जब सरकार ने घोषणा 2 ऑप्शन के साथ की, कर्मचारियों का कहना था कि आप तीसरी ऑप्शन के भी साथ करिए, लगातार दबाव बनाया। इसी 15% की ऑप्शन को लागू करते करते आप देखिए 3 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक का वक्त बीत गया, उसके बाद भी स्थितियां क्लियर नहीं हुई। फरवरी में आके स्थितियां क्लियर होती है कि 15% वाली ऑप्शन ही कर्मचारियों के लिए है। तो जब 15% वाली ऑप्शन भी लागू हो गई, अब भी कर्मचारी अगर खुश नहीं है फिर तो भगवान ही भला करेगा। दूसरी चीज इसमें दरअसल क्या है कि ऑप्शन लेने का मतलब क्या है? 15% ऑप्शन लेने का मतलब है कि कर्मचारियों का 1 जनवरी 2016 से आप देखिए 2022 तक का एरियर नहीं मिलेगा। सिर्फ इसमें यही नुकसान है, बाकी नुकसान थोड़ी है। सैलरी में तो ठीक ठाक जंप हो रहा है, सैलरी में तो जंप हो रहा है कर्मचारियों को। जिनको नहीं हो रहा है उन कर्मचारियों ने ऑलरेडी पहले पे कमीशन का लाभ ले रखा है अग्निहोत्री जी, उनको वहां लाभ नहीं है, उन परिस्थितियों में उनको लाभ नहीं मिलेगा। शायद वही इन चीजों को आगे इस तरह से प्रवोक कर रहे हैं कि बाकी कर्मचारी भी उन चीजों को कह रहे हैं कि यह हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरी चीज, जब भी कोई कर्मचारी संगठन मांग उठाता है सरकार के सामने या सरकार से अपना एक मांग पत्र सौंपता है कि आप ये कर दीजिए, तो बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों को भी तो होमवर्क करके जाना चाहिए। अगर सरकार ने 15% वाली ऑप्शन भी मान ली तो सरकार ने तो आपसे सारी चीजें मांग ली, आपने तो कहा कि 15% वाली मानी है, आप 20 वाली बोलते, सरकार 20 वाली मान लेती, तो होमवर्क तो कर्मचारी वर्ग का होना चाहिए। तो इसीलिए अब ये गेंद कर्मचारियों के पाले में थी, फैसला उनके पक्ष में हुआ है, तो अब तो फिर अब बिना मतलब का तूल देने वाली बात हो गई। राजेश, इस समय ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों के लिए सबसे बुरा पता क्या हो सकता है? जी, आपसी फूट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा लगता है कि, और विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं, इस मुहाने पे जहां पहुंच चुके हैं कर्मचारी और सरकार के बीच वार्ता और अब बजट सामने आ रहा है जी, अगर ऐसे मौके पे अविश्वास पैदा होता है तो वो अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। और दूसरा फूट जी, ये जो पैरेलल और ये हो रहा है ना, एक तो लड़ाई इस तरह की और दूसरी ये लड़ाई की, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रभावशाली कर्मचारी जो हैं वो अपने कर्मचारी नेताओं से अपनी बात आगे रखवा लेते हैं। बिल्कुल, और जो मेजोरिटी ऑफ वो होते हैं, जो नए हैं लोग जिनको पता नहीं है,
वो फिर बाद में परेशान होते हैं कि ये 15% के है। हमारे पास ऐसे भी कई फोन आए जो हमें पूछ रहे थे। बिल्कुल, हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, देखिए हमें तो ज्यादा, हमें खुद भी नहीं है बता राजेश, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना समझने के लिए कि है क्या। बिल्कुल, तो कर्मचारियों को खुद पता नहीं होता राजेश। बिल्कुल, तो इस समय पे इन चीजों से बचने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। अब जेसीसी का उदाहरण मैं एक आपको दे रहा हूं अग्निहोत्री जी। 10 जो टॉप 10 जो मांगे सौंपी गई थी, 2 मांगे कंट्राडिक्टरी थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं उसमें ओपीएस की बहाली की मांग थी, दूसरी 2009 की भारत सरकार की नोटिफिकेशन को लागू करने की बात थी। अब आप सरकार को दोष थोड़ी दे सकते हैं, सरकार ने 2009 की नोटिफिकेशन लागू कर दिया प्रदेश में। अब ओपीएस की बहाली के लिए आप सीधे तौर पर अगर एक मांग लेकर जाते तो सरकार को विवश होना पड़ता, सोचना पड़ता कि सभी कर्मचारियों की सिर्फ भाई एक ही मांग है, बाकी तो कोई मांग ही नहीं है, तो वही हमें तो माननी पड़ेगी। तो इसीलिए शायद ये तमाम चीजें हैं जहां कर्मचारियों को भी होमवर्क उनके ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है राजेश। और ओपीएस के लिए तो ये भी कर्मचारियों का आरोप है कि बहुत से कर्मचारी जो ओपीएस के दायरे में आते हैं वो अभी भी प्रभावशाली पदों पर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, तो उनको तो ज्यादा कोई नुकसान है नहीं, वो कन्विंस कर नहीं पा रहे हैं। वो अफसर जो फैसला लेते हैं इन चीजों पे, वो पहले पेंशन के दायरे में है क्योंकि वो 2003 से पहले के हैं, तो उनको भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगलों को। तो सरकार की बात जो है वो ठूंसने की कोशिश की जाती है या इस पे कन्विंस करने की कोशिश की जाती है उन लोगों को जो एनपीएस में है और जो रोज परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल राजेश, चलिए ये तो कर्मचारियों की बात हो गई। खुशखबरी उन लोगों के लिए भी जो कर्मचारी बनने वाले हैं। अब ये लोग कौन है राजेश? ये है टीजीटी, वही जो हम बार बार मांग उठाते थे कि उनकी तरफ से हमें फोन आते थे या हमें कांटेक्ट किया जाता था और हम अपने कार्यक्रम के जरिए बोलते थे कि इनको 31 मार्च का इंतजार मत करिए, इनके लिए नियुक्ति दें। बिल्कुल राजेश, क्या कहेंगे आप? कितने लोगों को क्या कहा गया है सर? बिल्कुल, 4 महीने बाद टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की जितने भी ये आवेदक थे, 590 के करीब या 580 के करीब आवेदक थे, उनके सीधे तौर पे सरकार ने कह दिया है कि 15 दिन के भीतर भीतर इनकी ज्वाइनिंग होगी। शिक्षा विभाग ने बाकायदा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अग्निहोत्री जी, बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भी इन कर्मचारियों की मांग एक तरह से सरकार के सामने रखी थी। देखिए, सितंबर तक इनकी तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई थी, जिसमें चाहे रिटन टेस्ट था, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन थी, वो तमाम प्रक्रिया से गुजर चुके थे, रिजल्ट भी आ चुका था, अब स्टेशन मिलना बाकी थे। लगातार इसको लटकाया जा रहा था, लेकिन अब इसकी अधिसूचना निकल गई है और ये टीजीटी आर्ट्स जो लगेंगे 305 ये अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं। नॉन मेडिकल के 143 हैं और मेडिकल के 135। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे प्रदेश में इनकी तैनाती होगी। 3 महीने पहले उन्होंने कमीशन पास कर रखा था अग्निहोत्री जी। अब ज्वाइनिंग इनकी 15 दिन होने जा रही है ज्वाइनिंग, और 15 दिन का वक्त दिया है, तो स्टेशन भी अलॉट हो गए हैं। अब तो ज्वाइनिंग लेटर आने का इनको इंतजार होगा। अब तो लेटर भी क्या वेबसाइट पे आ जाएगी। मुझे लग रहा है मेडिकल करवा के जल्दी से जल्दी लगने की कोशिश करेंगे। 15 दिन का इंतजार तो कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, 15 दिन में मिल जाएंगे प्रदेश को नए शिक्षक। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के नजरिए से हमें बड़ी खुशी होती है जब हम आपकी आवाज को आवाज बनाते हैं और फिर उसमें आप लोगों को सफलता भी हासिल होती है। बिल्कुल, तो इसलिए आपको दोहरी बधाई हो। राजेश, अब बात कर लेते हैं एक ऐसे वर्ग की जिसको सुना नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये वर्ग कौन है राजेश? ये है वर्ग नौजवानों का। वो नौजवान जो पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, उनके लिए तो नौकरियां नहीं निकल पा रही हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बैठकें होती चली गई, अतीत में नहीं निकली नौकरियां। क्या लगता है आपको ये क्या? और देखिए, समय भी बहुत थोड़ा बचा है राजेश कि एडवर्टाइज भी करें आप पदों को, है ना, फिर उस पे आप पूरी प्रक्रिया निपटाएं और उसके बाद फिर आप नियुक्तियां भी दे दें। और एक और बात भी है राजेश, ये हमें जोड़ना चाहूंगा, वो जो 15 मार्क्स वाला था ना जी, एक फॉर्मूला सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन में, वो पीछे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी या सरकार की तरफ से घोषणा की थी कि हमने अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। अब पूरे 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, उसी के आधार पर होगा सारा कुछ। उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। बिल्कुल, तो बड़ी मतलब यूथ, एक तो ये कि आप नौकरियां नहीं निकाल रहे, और दूसरा वो ज्यादा डर उनको ये लगा कि वो 15 मार्क्स वाला फंड अभी भी रहा, फिर तो साल लग जाता है पूरा प्रक्रिया पूरी होने में, और उतना समय है नहीं सरकार के पास। सही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, लगातार युवा वर्ग सरकार से आस लगाए बैठता है। हर मंत्रिमंडल की बैठक से आस होती है कि सीधे तौर पर नौकरियां निकलेंगी। अभी बजट सेशन शुरू होने वाला है सरकार का अगले साल के लिए, तो या इस साल के लिए आप वित्तीय वर्ष अगले साल की बात कर लीजिए, विजन सामने होगा जिसमें स्पष्ट कर देगी सरकार की कितनी नौकरियां हम देने जा रहे हैं। अभी उससे पहले तो क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक भी नहीं है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी दिल्ली में है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे तो फिर बजट सत्र हिमाचल में शुरू होगा। इस बीच खुशखबरी तो जेबीटी भर्ती के जो आवेदक हैं अग्निहोत्री जी, उनके लिए आ रही है। बिल्कुल, जेबीटी भर्ती को एक तरह से कहें तो हिमाचल में फिर से शुरू होने जा रही है। जो 40,000 जेबीटी ट्रेनी है या ट्रेंड हैं, जो इंतजार कर रहे थे लंबे अरसे से
कह रहे थे 4 साल से भर्ती कोई नहीं निकली है, उनके लिए राहत की बड़ी खबर है। एडवोकेट जनरल ने सरकार को अपनी राय भेज दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केस भले ही कोर्ट में है लेकिन भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। ये बहुत ये राहत की बात है जेबीटी आवेदकों के लिए, जिन्होंने अभी 4 दिन का वक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मांगा था उनसे कि हम 4 दिन के भीतर फैसला लेने जा रहे हैं। सरकार के पल्ले में गेंद आ गई है, अब सीधे तौर पे भर्ती शुरू होने वाली है जेबीटी की। बहुत राहत की बात है उनके लिए। तो चलिए बधाई हो जेबीटी जितने भी अभ्यर्थी हैं कि आप लोगों को भी आप जो अभी एक स्टेट ऑफ माइंड में है उससे बाहर निकल आए और आपका भी भला हो, जिस तरह से मैरिट बेस पे जो भी होना है।